हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, तो चैप्टर 4 में अपन जो सबसे पहले कवर करने वाले हैं एस नंबर 1, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट के नाम से दिया हुआ है। तो एस 1 को सबसे पहले अपन कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको न केवल कॉन्सेप्ट जो है एस 1 के डिस्कस करूँगा, साथ ही जो आपके ICI मॉड्यूल के सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सभी एग्जाम्पल्स, सभी क्वेश्चंस और साथ ही सभी एग्जाम जो इलस्ट्रेशंस है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ। यानी कि फुल फ्लैज अपन कह सके ये वन शॉट वीडियो AS1 का अपने होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके रिव्यू रहे वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताने हैं, ताकि आगे भी जो है आपको अच्छे से और भी जो है AS यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, और जो भी यहाँ पर कमी रह जाती है वीडियो में वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन जो कॉन्सेप्ट है वो सभी किस में से डिस्कस करेंगे। तो ICI ने जो अपने ICI की वेबसाइट जो है पोर्टल पे जो है यहाँ पर एक सारांश बुक जो यहाँ पर प्रोवाइडेड की है और जो कि अपने पूरे AS को कवर करती है। और इसमें जो है लगभग सभी पॉइंट्स को जो है कवर किया गया है आपके हर एक AS से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे अपन जो है पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट वीडियो को देखने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस वगैरह अपन करेंगे वो अपने पूरे मॉड्यूल से ही, जो नया मॉड्यूल आपका है उससे देखते हुए यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल्स सभी उससे अपन करेंगे। ठीक है, तो सारांश बुक जो है आप या तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हो या फिर ICI के जो है यहाँ पर उससे साइट से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो है यहाँ पर कुछ मार्क करके जो आपको इस PDF में देने वाला हूँ, तो इसका जो है लिंक आपको किधर मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके इस PDF का रिव्यू है जिसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हर एक AS यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो 4 पेजेस में अपने, सॉरी 1 पेजेस में, 1 या 1.5 पेजेस में अपने AS1 को इसमें कवर किया है, जो कि अपन आगे देखने वाले हैं। और कुछ 1-2 पॉइंट जो छूटे हैं वो मैंने आपको लिख कर जो है कवर कर दिए हैं इसमें। ठीक है, और किस सीक्वेंस से पढ़ना है वो भी मैंने आपको इस PDF में सीक्वेंस बताया। तो चलिए AS1 पे चलते हैं, AS1 की डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है अपने पास AS1। तो AS1 किस AS से रिलेट करता है, यानी कि क्या बात करता है, सबसे पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो नॉर्मली जो है किसी भी चीज़ को समझने से पहले अपन को उसकी पॉलिसीज़ वगैरह समझनी पड़ती है। ठीक है, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह वो कैसे काम करता है। तो वैसे ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी इंट्रोडक्शन आपने इससे पहले पढ़ा होगा, वो अलग से वीडियो अपन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े उसको अप्लाई आपको कैसे करना है और कैसे जो है वो काम करता है, वो सब कुछ अपन को AS1 यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। तो नॉर्मली जो यहाँ पर AS1 का नाम है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप आगे जाके पढ़ने वाले हो उनको कैसे आपको डिस्क्लोज करना है और कैसे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो काम में आने वाले हैं, उसको अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो AS1 डील करता है अपने डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है पहले से ही डिस्क्राइब होती है। ठीक है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में जो है इसलिए इनको नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। और ये किस काम में आती हैं पर, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन बनाते हैं उनको प्रिपेयर करने में और उनको प्रेजेंट करने में। प्रिपेयर करने में जो यहाँ पर जो कंपनीज वगैरह है वो अपने अकाउंटेंट वगैरह से प्रिपेयर करवाती है और उनको प्रेजेंट किसको किया जाता है, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक होती है उसको जो है प्रेजेंट करके उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 2 टॉपिक जो यहाँ पर AS1 अपने कवर करता है। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, यानी कि कुछ ऐसी बातें होती है जो कि अपन को माननी पड़ती है और कुछ ऐसी बातें होती है जिनको अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलते हैं, यानी कि जो लिखी लिखाई है उसको आपको जो है चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 बातें हो चुकी है अपने, कि एक अजम्पशन होती है जो कि अपन को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हेल्प करती है। साथ ही कुछ पॉलिसीज़ होती है जो कि अपने बिजनेस को रन करने में और उसको जो यहाँ पर कैसे कैसे अपन को प्रेजेंट करना है, कैसे कैसे अडॉप्ट करना है, वो चीज़ आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्राइब करती है। एक एक पॉइंट अपन आगे इसको अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक लाइनों में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये जो पहला पॉइंट अपने गिवन है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो ये कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अपन को अज्यूम करके चलनी पड़ती है अपने बिजनेस में। तो नॉर्मली जो है सेकंड पॉइंट, मतलब जो सीक्वेंस मैंने आप पर दिया, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ना है, तो उसी सीक्वेंस से अपन इसको देखने वाले हैं। तो अपन ने देखा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यानी कि कुछ बातें ऐसी होती है जो कि आपको अपने बिजनेस के लिए अज्यूम करनी पड़ती है और उसी अजम्पशन के थ्रू आप अपना बिजनेस
रन करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आता है यहाँ पर गोइंग कंसर्न, यानी कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक अजम्पशन जो है यहाँ पर एक तो प्रेजेंट भी करनी है और उसको लेकर भी चलनी है कि हमारा जो बिज़नेस है वो नियर बाय फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा, यानी कि वो हमारा बिज़नेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो आपके दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो अगर कंपनी फ्यूचर में चलती रहेगी तो आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, ठीक है। इसलिए अपन को एक अजम्पशन लेके चलनी पड़ती है कि एंटरप्राइज जो है हमारा वो गोइंग कंसर्न है, यानी कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में जो है कंटिन्यूसली ऑपरेशन होता रहेगा और जो भी फोरसीन फ्यूचर है उसमें वो चलता रहेगा। तो पहली एजम्पशन ये आपको लेके चलनी है। सेकंड आती है आपकी कंसिस्टेंसी। अब देखिए जो अपन ने यहाँ पर बात की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, तो ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है एक बार जो आपने अडॉप्ट कर लिए उसको आपको हर साल वो जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली अप्लाई करती रहनी होगी। तो उसी को अजम्पशन यहाँ पर बांधते हुए सेकंड पॉइंट अपन को पता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप चूज़ कर रहे हो उसको जो है आपको कंटिन्यूसली फॉलो करनी है और उसको केवल एक ही पीरियड फॉलो करके आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक पीरियड और दूसरी फॉलो की, दूसरे पीरियड में जो है यहाँ पर चेंज करके आपने दूसरी फॉलो कर ली। इस तरह से अलग अलग आप ऐसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक जो आपने फॉलो कर ली है उसको आप कंटिन्यूसली आगे फ्यूचर में भी फॉलो करते रहोगे, ये चीज़ आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। थर्ड बात आती है अपने पास एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मली एक्रूअल क्या बताता है अपन को कि जिस साल का जो आइटम है, जो भी एक्सपेंस है, चाहे जो इनकम है, वो आपको उसी साल रिकॉर्ड करनी है, चाहे से वो इनकर हुआ है या फिर इनकर नहीं हुआ है। यानी कि नॉर्मली एक एग्जांपल अगर अपन लेकर चले तो कोई एक्सपेंस है, तो मान के चलो कंपनी के पास जो है कुछ एम्प्लॉयज़ है, उनको जो है कंपनी वेजेस पे कर रही है। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ है, मतलब मान के चलो कंपनी की सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, और उन्होंने वेजेस तो यहाँ पर ड्यू तो कर दिए पर उसको पेमेंट यहाँ पर आधा ही किया है, ठीक है। मान के चलो 20,000 की सैलरी है एक व्यक्ति की वेजेस की, और कंपनी ने जो पे किया है सिर्फ 10,000 का, तो कंपनी को जो है पूरा 20,000 का अमाउंट अपनी बुक्स में यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कि एक्रूअल बेसिस यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और वो बोलता है कि आपको पूरा 20,000 पे करना जो है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे से आपने पे 10,000 ही किया है। तो इससे अपने क्या हो जाता है कि उस साल का जो खर्चा है, उस साल का जो खर्चा हो, चाहे से इनकम हो, उसी साल में रिकॉर्ड होकर वो रह जाती है। तो ये थर्ड वाला जो अजम्पशन अपन को एक्रूअल वाला बताया था, यानी कि सेम जो अकाउंटिंग है वो अपन को उसी साल में कर लेनी है कंप्लीट, ठीक है। तो ये तीन अजम्पशन आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। तो इन्हीं को बोलते हैं अपन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसके बाद क्या आता है, देखिए थर्ड पॉइंट जो अभी अपन ने ये दिखे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो इनके डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके आती है। उन डिस्क्लोजर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस लेते हो, जैसे कि तीन अपन ने यहाँ पर देखिए, तो अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो, अगर इनको फॉलो किया जा रहा है, कोई भी डिस्क्लोजर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कब आपको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब आप इन जो तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है अगर आप इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको जो है स्पेसिफिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या चीज़ मैंने आपको बताई कि जो भी फंडामेंटल तीन अकाउंटिंग अजम्पशन अपन ने देखे उनको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना है, पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ पर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ जाती है और उसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन चीज़ें अपन ने देखी है और इसको याद करने के भी मैं आपको ट्रिक बताऊं कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, तो आपको क्या अज्यूम करना है कि आप जो है सीए बनने जा रहे हो, यानी कि गोइंग गोइंग सीए, मतलब सीए बनने आप जा रहे हो। तो गोइंग से आप याद रखोगे गोइंग कंसर्न, सी से आप याद रखोगे कंसिस्टेंसी और ए से आप याद रखोगे एक्रूअल। तो इस तरह से इसका भी निमोनिक आप याद रख सकते हो ताकि आपको ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी आता रहे, ठीक है। इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट जो अपने आ जाता है यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये जो सेकंड पॉइंट अपन ने देखा था केस 1 जो कवर करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में देनी पड़ती है। उन्हीं को अपन बोलते हैं कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। और ये जो कंसिडरेशन है इसका मतलब वो नहीं है जो आपने लॉ में पढ़ा था समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी होगी, कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होगी जब भी आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करो। तो इनमें 3 पॉइंट आते हैं जिसको आप कैसे याद रखोगे, MPS, ठीक है। MPS इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, M से हो जाता है मटीरियलिटी, P से हो जाता है अपने पास प्रूडेंस और S से हो जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। तो एक एक को अपन डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले बात करेंगे प्रूडेंस की। तो प्रूडेंस क्या होता है, नॉर्मली जब भी आपने सुना होगा, अकाउंट्स आपने पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी, या फिर आपने डायरेक्टली सीए यहाँ पर ज्वाइन किया है तो आपने हो सकता है फाउंडेशन में भी कवर की हो। तो उसमें अपन देखते हैं कि जो भी लॉस वगैरह रहते हैं उसको अपन जो है पहले से ही एंटिसिपेट करके उससे रिलेटेड प्रोविज़न उस ईयर में रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो लॉस को अपन को क्या करना पड़ता है, पहले से ही एंटिसिपेट करना पड़ता है और उसका प्रोविज़न बना देना पड़ता है। पर वहीं पर अगर बात करें कोई इनकम जो कि अपन को होने वाली है, तो उसको अपन जो है यहाँ पर डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड नहीं कर लेते हैं जब तक कि वो सर्टेन नहीं हो जाती है। तो यही चीज़ अपने प्रूडेंस बताता है कि आपको कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी जो कि यहाँ पर लॉस से रिलेटेड हो उसको आपको एंटिसिपेट करके उसका प्रोविज़न तो हैंड टू हैंड बना देना है। पर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि यहाँ पर गेन या फिर इनकम के तौर पर आपके आ रही है तो उसको आपको रिकॉर्ड केवल तभी करना पड़ेगा जब वो यहाँ पर सर्टेन हो जाए या फिर वो रियलाइज़ हो जाए। तो इस चीज़ से अपने डील करता है प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में ये चीज़ें ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रूडेंस। इसके बाद बात करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब देखिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बताता है, आपके रियलिटी ओवर लीगैलिटी, मतलब आपको रियल टर्म देखनी पड़ेगी, जो भी लीगल टर्म है उसको एक तरफ रख के। मतलब एक तरह से अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि आप जो हायर परचेज करते हो, नॉर्मली हायर परचेज में जो ओनर है वो अपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनर बनता है। पर वैसे ही मतलब जैसे ही उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है तो वैसे ही उसका ओनर तो वो कहलाता है। नॉर्मली जो अगर अपन देखें तो ओनर तो वो कहलाता है और उसी के बेसिस पर जो उसको डेप्रिसिएशन भी लगाने का अधिकार मिल जाता है। तो अपन जो है जब भी यहाँ पर देखेंगे तो उसका लीगल टर्म तो क्या कहता है, लीगल टर्म कहता है कि आप जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनर बनोगे और ओनर को ही केवल डेप्रिसिएशन क्लेम करने का अधिकार होता है। तो पर फिर भी आप क्या करते हो यहाँ पर, जब भी आप यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर देते हो तो वहीं से आप डेप्रिसिएशन लगा देते हो एज अ ओनर, ठीक है। तो इस तरह से अपन को ये रियल फॉर्म अपन ने क्या देखी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से अपन जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। पर लीगल टर्म यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तभी आप ओनर कहलाओगे और तभी आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से लीगल फॉर्म को हटाकर आपको रियल फॉर्म देखनी पड़ती है, उसी से डील करते हैं यहाँ पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। के बाद थर्ड चीज़ आती है जो कि अपने नाम से डिफाइंड है, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या बोलता है कि आपको जो मटीरियल आइटम्स है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपन देखते हैं, तो उन मटेरियल आइटम्स को जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है, जो कि यहाँ पर यूज़र के जो यहाँ पर डिसीजंस है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के नॉर्मल यूज़र अपना डिसीजन लेता है, ठीक है। तो उन डिसीजंस को आपको अफेक्ट नहीं करना है, ऐसी जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है ताकि यूज़र का जो भी इफेक्टेड डिसीजन जो है वो यहाँ पर इफेक्टेड ना हो। तो इस तरह से 3 पॉइंट अपन ने देखे, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी। इसका शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं एमपीएस से, यानी कि मटीरियलिटी, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ठीक है। तो 4th पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए 4th पॉइंट से रिलेटेड भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है, और इससे पहले अपन देखेंगे कि जो भी आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है वो यहाँ पर क्या डिफाइन करती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के सिलेक्शन में आपको इंश्योर करना है कि जो भी यहाँ पर आपके अफेयर्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएं, और साथ ही जो है जो P&L में है वो यहाँ पर अच्छा सही प्रॉफिट जो यहाँ पर डिटरमाइन किया जाए। यानी कि ये वाला पॉइंट अपने बात करता है बैलेंस शीट से, और ये वाला पॉइंट अपने बात करता है P&L से। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर व्यू हो और P&L में जो यहाँ पर सही प्रॉफिट एंड लॉस दिखा जाए, ठीक है। तो इस तरह से 5th पॉइंट जो अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद जो इसकी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ जाती है जो अपन आगे देखने वाले। देखिए ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि अडॉप्ट की गई है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में, उसको जो है आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब देखिए नॉर्मली एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ कि जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो अगर आप फीफो मेथड यहाँ पर अडॉप्ट करते हो तो यहाँ पर बैलेंस शीट में आप ब्रैकेट में फीफो लिखते हो। जो आपने कंपेरेटिव बैलेंस शीट वगैरह अगर आपने बनाई होगी तो वहाँ पर ब्रैकेट में फीफो करके लिखा जाता है अगर आप फीफो मेथड को अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप लीफो या फिर वेटेड कर रहे हो तो वो सेम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में दिखाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडेप्ट कर रहे हो प्रिपरेशन या फिर प्रेजेंटेशन करने में तो उसको आपको डिस्क्लोज करनी है, और ये जो डिस्क्लोजर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके स्टार्टिंग में तो कुछ पॉलिसीज दिखा रहे हो और कुछ पॉलिसीज एंड में दिखा रहे हो, कुछ मिडल में दिखा रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल एक जगह आपको वो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज
जो कि आपने सेलेक्ट की है, चूज़ की है, उसको आपको उस एक जगह यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और फिर लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर आपने कोई भी यहाँ पर गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर लिए, यानी कि गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और उसका ट्रीटमेंट अगर आपने कर दिया है, तो उसकी रेमेडी ये नहीं है कि आप उसको जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसको चेंज कर दो या फिर डिस्क्लोज़र आप उसको बदल दो। ठीक है, तो इसका रेमेडी कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सही अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है और उसको सही तरह से अप्लाई करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो ये 3 डिस्क्लोज़र आपको दिखाने पड़ते हैं जब भी आप जो डिस्क्लोज़र है अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड वो रिक्वायरमेंट अगर आपसे मांगता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने अकाउंटिंग जो अजम्पशन है अपने उससे रिलेटेड अपने डिस्कस कर लिए, क्या क्या उसकी डिटेल है, साथ ही क्या क्या डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट उसमें आती है। और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उससे रिलेटेड भी अपन ने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखे, उसके डिस्क्लोज़र से रिलेटेड पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो 6 पॉइंट तक अपन कवर कर चुके हैं, अब अपन कवर करेंगे 7th वाला पॉइंट। ठीक है, तो 7th वाला पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए। अब कुछ जो यहाँ पर डिस्क्लोज़र रहते हैं जो भी अपन ने देखे अब डिस्क्लोज़र, तो वो डिस्क्लोज़र कैसे आपको करने हैं। मान के चलो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए कि इन्वेंट्री है, उसमें 2 तरह के यहाँ पर आपको मेथड दिए जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीफो मेथड अभी इतना जो है यहाँ पर वो नहीं है, पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए फीफो और वेटेड को यहाँ पर जो है एक तरह से वो दिया जाता है ज़्यादातर। तो फीफो या मेथड वेटेड में से कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको जो है डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा इन्वेंट्रीज़ की वैल्यूएशन में। वहीं कैश फ्लो की अगर आप बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। तो अगर आपको जैसे डायरेक्ट मेथड जो है अगर आप चूज़ कर रहे हो तो उसको आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि ये कैश फ्लो अपन ने डायरेक्ट मेथड से बनाया। वहीं डेप्रिसिएशन का SLM या फिर WDV या फिर जो यूनिट प्रोडक्शन मेथड कौन सा आपने चूज़ किया है वो आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट अपने कि डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। के बाद अपन देखेंगे, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिस पर आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, पैरा 26, जो कि आप पर क्या बताता है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज करना चाहो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है, पर आप जो है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी जो है आपको चेंज करनी चाहिए, और वो चेंज किस किस लिए हो सकती है। वो चेंज आप कर सकते हो अगर कोई भी स्टैट्यूट या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट हो, लॉ के द्वारा आपको बोला जा रहा है कि इस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को आपको चेंज करना है, या फिर जो है आप अपने एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ उसको कंप्लाई करना चाह रहे हो, ताकि जो पहले आप अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सेलेक्ट की है वो अच्छी तरह से कंप्लाई नहीं कर रही है, और जो नई आप सेलेक्ट करने जा रहे हो वो अच्छी तरह से कंप्लाई हो सकती है, उसको उसका अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। और लास्ट अपने फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, जो अपन ने देखा है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप जो यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 रिक्वायरमेंट होती है, इन तीनों रिक्वायरमेंट से एक भी सेटिस्फाई कर जाती है तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एज पर पैरा 26 चेंज कर सकते हो। और इससे रिलेटेड जो है कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी आपको देनी पड़ती है, जो आगे अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे 9th वाला पॉइंट। तो इसके बाद अपन देखने वाले, देखिए जो डिस्क्लोजर रहता है, अभी अपन ने देखा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो 3 तरीके से आप कर सकते हो, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। तो नॉर्मली अभी तक अपन जो यहाँ पर अकाउंटिंग अजम्पशन की यहाँ पर नॉर्मली ओवरव्यू देखा है, और उसका जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखा है। वैसे ही अपन ने अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड भी ओवरव्यू देखा है और उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखा है। तो अब ये जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, इससे इससे रिलेटेड अपन ने चेंज वाले पॉइंट देखे। ठीक है, चेंज कैसे कैसे आप कर सकते हो, और सेकंड जो चीज़ देखी अपन ने इसी में कि उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या देने पड़े, ये वाला पॉइंट अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपको क्या बताता है कि ऐसे मटेरियल आइटम जिसका इफेक्ट करंट पीरियड में हो। ठीक है, तो 2 बाइफर्केशन किए हुए मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ। पहला बाइफर्केशन यहाँ पर है कि ऐसे मटेरियल आइटम जिसका इफेक्ट करंट पीरियड में हो, और सेकंड बाइफर्केशन आपके लिए हुआ है कि ऐसे नॉन मटेरियल इफेक्ट जो कि करंट पीरियड में है पर उसका मटेरियल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेटर ईयर में। मतलब करंट ईयर में तो उसका इफेक्ट नॉन मटेरियल है, पर आगे जाकर आपको उसका मटेरियल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरह का बाइफर्केशन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मटेरियल इफेक्ट की, जो कि करंट पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे मटेरियल इफेक्ट जिसका इफेक्ट करंट पीरियड में हो रहा है उसका अमाउंट आप सर्टेन कर सकते हो, यानी कि अमाउंट टर्म में अगर आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, बता सकते हो, तो उसको आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
और ऐसे आइटम जो कि यहाँ पर मटेरियल तो है और करंट पीरियड में भी आप उसका इफेक्ट देख सकते हो, पर उसको आप सर्टेन नहीं कर सकते अमाउंट में। उसका केवल आपको फैक्ट यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फैक्ट मतलब एक तरह से उसकी बात यहाँ पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी पड़ेगी। और सेकंड जो अपन ने बात देखी, नॉन मटेरियल आइटम जिसका इफेक्ट करंट पीरियड में तो नहीं है पर आने वाले पीरियड में हो सकता है, उसका केवल जो आपको क्या करना है, फैक्ट ऑफ सच चेंज टू बी डिस्क्लोज इन करंट पीरियड, मतलब फैक्ट तो आपको उसका जो है दिखाना ही पड़ेगा, जैसे उसका अमाउंट अभी आप सर्टेन नहीं कर पा रहे हो। सेम जो है यहाँ पर ये और ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली सेम है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ती है जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर रहे हो। इसके बाद जो अपन देखेंगे कौन सा पॉइंट, इसके बाद जो अपन ने ऊपर जो देखा है ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अब आपको क्या क्या देनी पड़ेगी। अब ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आगे अपन देखने वाले हैं, उन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कैसे डिस्क्लोजर देना वो चीज़ यहाँ पर बता रखी है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हो, सबसे पहले आपको बताने पड़ेगा ओल्ड पॉलिसी क्या थी, यानी पहले आप कौन सी पॉलिसी फॉलो करते आ रहे हो। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने अभी जो करंट सिचुएशन में उसमें कौन सी नई पॉलिसी अडॉप्ट की है, क्योंकि अपन बात करें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो जो नई चेंज की है आपने पॉलिसी उसको आपको बताना पड़ेगा, उसका यहाँ पर क्या ओवरव्यू है। फिर जो आपने चेंज की है पॉलिसी उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा, और उस पॉलिसी को चेंज करने से आपके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट है वो चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है। हमारी ओल्ड पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, उसका रीज़न क्या है चेंज करने का, और उससे इफेक्ट क्या है अपने प्रॉफिट पर, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है अपने अब उसमें जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से पैरा 26 अपने कवर होता है, जिसमें अपन ने देखा है कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। और शायद तक इस तरह से अपन ने एज 3 भी पूरा कवर कर लिया है, हर एक पॉइंट जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये कुछ था आपके AS1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब अपन जो है जो ICI के मटेरियल में अपन को वो दिए हुए क्वेश्चन एग्जाम्पल्स जो दिए हुए उसको जाकर देखते हैं। तो अभी तक अपन ने जो सारांश से कवर किया है चैप्टर 4 से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अपने मॉड्यूल से भी जो है मैं एक बार कवर कराता चलूँगा। देखिए, सबसे पहले अपन ने देखा था कि एस किस किस चीज़ को कवर करता है। उसमें अपन ने सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को देखा था, जिसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक दी थी कि अजम्पशन आपको क्या लेके चलनी है कि आप CA बनने वाले हो, गोइंग CA, ठीक है। गोइंग सी आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जिससे आपको इसको याद रखना था। और इसमें अपन ने देखे थे जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है अगर आप फॉलो कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ अपन ने देखी थी अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में। और जो सेकंड पॉइंट अपन ने देखा था अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड देखा था। और अकाउंटिंग पॉलिसीज में एक एग्जांपल भी अपन ने कवर किया था इन्वेंट्री का, कैश फ्लो का, और एक और चीज़ थी, ठीक है। और अब अपन देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसमें अपन ने देखा था एमपीएस जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एम से मटीरियलिटी, पी से प्रूडेंस, और एस से सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल वन आपके यहाँ पर गिवन है, ये जो प्रूडेंस वाला सेकंड पॉइंट है इससे रिलेटेड जो है आपको एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। देखिए, अब प्रूडेंस यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होगा वो आपको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हुआ है। तो नॉर्मली यहाँ पर बोला गया है कि एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे हेल्प करता है, और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है इन्वेंट्री से। जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हो, आपने पहले भी सुना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अपन जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट और NRV, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है अपने पास उससे वैल्यूएशन करते हैं। कॉस्ट और NRV में से जो भी लोअर निकल कर आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, उसमें से जो भी निकल कर आया उसके बेसिस पर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो। और इसी के बेसिस पर जो यहाँ पर अपन को एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक ट्रेडर है, उन्होंने परचेज़ किया 500 यूनिट्स, और वो कितने की कॉस्ट पर यहाँ पर परचेज़ किए, ₹10 पर यूनिट पे। आगे बोला गया कि उन्होंने सेल भी करिए 400 आर्टिकल्स, 400 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, और ये इन्होंने सेल किए यहाँ पर ₹15 पर यूनिट पे। मतलब जो है उन्होंने एक तरह से ₹5 पर प्रॉफिट जो यहाँ पर कमा लिया है। और आगे बोला गया कि जो NRV है अपने पर यूनिट ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल, मतलब कितने बच गया यहाँ पर, अगर आप निकालो कि 500 का उन्होंने परचेज़ किया है 500 यूनिट्स, और उसमें से 400 यहाँ पर बिक चुकी है, तो सीधे से जो यहाँ पर 100 आर्टिकल्स यहाँ पर बच गए हैं, और इसकी कॉस्ट क्या है यहाँ पर ₹10 पर यूनिट। आगे बोला गया है कि ट्रेडर जो यहाँ पर उन्होंने जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वो करना चाहते हैं, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी कि कॉस्ट तो है ₹10 पर यूनिट, और इससे रिलेटेड जो है उन्होंने अपना प्रॉफिट इग्नोर किया है ₹500 पर यूनिट।
और उसकी एनआरवी भी यहाँ पर आपको बताई हुई है। एनआरवी मतलब जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो एनआरवी ₹15 पर यूनिट बताइए। अब देखिए इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे अपन। तो कॉस्ट तो थी उसकी ₹10 पर यूनिट, एनआरवी बताई गई थी ₹15 पर यूनिट। तो अपन देखते हैं कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी लोअर होता है, ठीक है, तो ₹10 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इससे अपन अपना जो वैल्यूएशन होगा वो कितने पे होगा, 100 आर्टिकल्स जो अपने पास बचे थे, और पर आर्टिकल की वैल्यू यहाँ पर अगर ₹10 अपन देखते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो जाती है। अब इससे जो है नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये जो ₹5 का अपन ने प्रॉफिट देखा है, इसको अपन ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसको इग्नोर करते हुए ये जो 500 का प्रॉफिट था इसको अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया है। 500 कैसे निकला आपको पता होगा। एंड तो ये जो ₹5 पर का प्रॉफिट था ये आपने एक तरह से इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट बताता है कि ये जो प्रॉफिट था वो अपन को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो जब तक वो सर्टेन नहीं हो जाता। और ये सर्टेन कब होगा, जब अपन उसको ₹15 पर यूनिट में यहाँ पर सेल कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, देख सकते हैं कि इस प्रॉफिट को अभी तक आपको इग्नोर करना है और आपको जो है ₹10 पर यूनिट पर इसको वैल्यूएशन करना है। और जब आप इसको अर्न कर लोगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स में, ठीक है, तो अब आपको जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो जब आप उसको सेल कर लोगे ₹15 पर यूनिट में। और इफ़ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड आर्टिकल इज ₹8, ठीक है। तो सेकेंड सिचुएशन अपन को प्रोवाइड की गई है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक है वो 100 आर्टिकल्स का है और इसकी कॉस्ट थी यहाँ पर अपने पास ₹10 पर यूनिट। पर अब यहाँ पर जो एनआरवी बताई गई है, एनआरवी ₹8 पर यूनिट बताई गई है। तो अब अपन जो वैल्यूएशन करेंगे, देखिए नॉर्मली अब लोअर यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट होता है जो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट बताता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो ₹8 पर अपन को यहाँ पर वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ₹8 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 आर्टिकल से तो 800 का जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकल कर आ जाती है। अब देखिए जो लॉस यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मतलब आपने परचेज किया था ₹10 पर यूनिट पे, पर अब आप जो वैल्यूएशन कर रहे हैं ₹10 पर यूनिट पर परचेज करने से इसका जो अमाउंट निकलेगा 1000 निकलेगा। और अब जो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन आ रहा है ₹800 पे आ रहा है, ठीक है। तो सीधा सा आपको लॉस कितने का हो रहा है, मतलब आपकी खरीद पड़ी थी ₹100 में, यानी कि ₹1000 में, पर आप उसको अब वैल्यूएशन करके दिखा रहे हो अपनी बुक्स में 800 पर। तो ये जो लॉस है अब आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको असर्टेन कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर अपन ने देखी है कि प्रॉफिट जब भी हो, प्रॉफिट को आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, पर जब भी आप लॉस को असर्टेन कर लेते हो, लॉस असर्टेन यहाँ पर अपन ने कर लिया है ₹200 का, तो इस लॉस को जो है डिस्क्लोज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये जो 200 का लॉस है, पॉसिबल लॉस, इसको अपन जो है अपने अकाउंटिंग पीरियड में शो कर देंगे और रिकॉग्नाइज कर देंगे एज अ लॉस। तो अभी यहाँ पर बताया गया कि जो पे अपन ने देखा है कि ये सेम सिचुएशन यहाँ पर आगे 100 यूनिट जब आप सेल करो तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो इससे रिलेटेड अपन ने ट्रीटमेंट देख लिया है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन दी गई है, देखिए जो प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर रहे हो और जो प्रॉफिट आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो दो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको गिवन है, एक बार आपको ₹15 मानिए और एक बार नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी ₹8 मानिए। तो अपन ने देखा है कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर अपन कैलकुलेशन करते ही है। और जब भी बात आती है यहाँ पर प्रॉफिट निकालने की, ठीक है, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, जो भी आपकी सेल है उसमें से अगर अपन COGS घटा दें, COGS मतलब उसकी कॉस्ट, उसको बनाने में कितना खर्चा लगा है, वो अगर आप घटा दोगे तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं। COGS कैसे निकलता है उससे रिलेटेड मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। तो इसमें ओपनिंग जो स्टॉक रहता है वो अपन लेते हैं, अपन ने जो भी परचेज़ किया वो लेते हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है वो लेते हैं, और फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेते हैं। और इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। तो चलिए अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रॉफिट यहाँ पर बोला गया कि प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है अगर ट्रेडर का जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹15 पर यूनिट है। अब देखिए ट्रेडर ने जो सेल की है यूनिट 400 यूनिट्स की है और पर यूनिट कितने पे सेल की है, 15 पर यूनिट पे। इसमें से अपन को लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, अपन को गिवन नहीं है। परचेज अपन को गिवन है, परचेज किया था 500 यूनिट्स और एक यूनिट से 10 पर यूनिट्स के प्राइस पे। डायरेक्ट एक्सपेंस जो यहाँ पर कोई है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक अपन को वैल्यूएशन कैसे करना है, देखिए कॉस्ट अपन को गिवन है एक क्वेश्चन में और एनआरवी जो है उसने बताई है कि ₹15 पर यूनिट आपको मान के चलनी। तो ₹15 तो एनआरवी है और कॉस्ट यहाँ पर ₹10 पर यूनिट। तो दोनों में से लोअर कौन सी है, ₹10 पर यूनिट। तो ₹10 पर यूनिट पर अपन क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करेंगे।
तो 100 आर्टिकल्स या फिर 100 यूनिट्स आप बोल सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन अपन 10 पर यूनिट के बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी कैलकुलेशन आपको सॉल्व कर लेनी, 400 इंटू 15, 400 इंटू 15, 500 इंटू 10, जो कि अपन ने देखा है क्या है, परचेज है, और इसमें से लेस कर देंगे क्या, जो 100 इंटू 10 है क्लोजिंग स्टॉक, कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक से प्लस COGS निकल, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर लेस हुई है 100 यूनिट इंटू 10 पर यूनिट। तो इससे जो अमाउंट निकल कर आएगा अपने प्रॉफिट का, वो 2000 निकल कर आएगा। और सेकंड सिचुएशन अगर आप देखते हो कि अनसोल्ड आर्टिकल हो सकता है, अगर आपकी NRV उसकी ₹8 हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो यहाँ पर अगर अपन जो NRV है अगर इसको ₹8 करके देखें और कॉस्ट अपनी ₹10 रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पर होगी, NRV पर। तो यहाँ पर ₹8 के बेसिस पर उसकी वैल्यूएशन की जानी। ठीक है, अब अपन सीधा सा चेंज यहाँ पर क्या करेंगे, जो 10 के बेसिस पे अपन ने कैलकुलेट किया था तो ₹8 कर देंगे, और इससे चाहिए पूरी ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो 400 इंटू 15 तो सेम रहेगी, 500 इंटू 10 वो रहेगी, और बस जो चेंज होगा यहाँ पर 100 इंटू 8 हो जाएगा। इससे अपना जो प्रॉफिट है कितने से रिड्यूस हुआ है, 1800 से यहाँ पर इसका वैल्यूएशन हो गया, और 200 से अपना प्रॉफिट इस बेसिस पर रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि प्रूडेंस को कैसे एप्लीकेबल करते हैं, उसमें आपको लॉस और प्रॉफिट कैसे अलग अलग करना है, और उसके जो लॉस है उस लॉस को तो आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देना है प्रूडेंस के हिसाब से, जैसे ही आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो। और अगर आप प्रॉफिट की सिचुएशन में आते हो तो उसको जो है जब तक वो सर्टेन नहीं हो जाता तब तक उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट वो एप्लीकेबल करने के लिए बोल रहे हैं कि प्रूडेंस कभी भी यहाँ पर आपको परमिट नहीं करता कि आप हिडन रिजर्व बनाओ, और हिडन रिजर्व से क्या करो, अंडरस्टेट करो अपने प्रॉफिट को या फिर एसेट को, और ओवर स्टेट कर दो अपनी लाइबिलिटीज़ को और लॉसेस को। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है कि कंपनी जो है, एक कंपनी वो डैमेज यहाँ पर जो है डैमेज यहाँ पर फेस कर रही है, डैमेज सूट, और उससे रिलेटेड जो है नो प्रोविज़न फॉर जो है डैमेज, मतलब कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया जाएगा जब तक कि प्रोबेबिलिटी, मतलब जो लॉस की प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा हो और विन करने की प्रोबेबिलिटी कम हो। ठीक है, मान के चलो ये 60% है लॉस करने की प्रोबेबिलिटी, और विन करने की प्रोबेबिलिटी केवल 40% है, तो ज़्यादा चांसेस लॉस के है, तो इससे रिलेटेड जो है आप पर आपके प्रोविज़न बनेगा। वहीं अगर उल्टी सिचुएशन आ जाती है कि लॉस करने के चांसेस कितना है 40% और विन करने के चांसेस कितने 60%, तो यहाँ पर प्रोविज़न नहीं बनाया जाएगा। तो सीधा से ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन भी आपको आगे दी हुई है, और एक मटेरियलिटी का जो है एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इसमें बोला गया है कि मटेरियलिटी अपन क्या करते हैं, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको जो है नॉर्मली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो डिस्क्लोज करना है, यहाँ पर एक मटेरियल अमाउंट बता दिया गया है कि एक्सपेंडिचर जो है आपको अगर रेवेन्यू का 1% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताएगी। तो यहाँ तक अपन ने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को कवर कर लिया। तो इसके बाद जो एग्जाम्पल 3 आपको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल 3 किससे डील करता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरा 26 जो अपन ने पढ़ा था, पैरा 26 में अपन ने क्या पढ़ा था, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देखा था कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते तो 4 चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर बात की है, और मैं अगर आपको बताऊँ कि वो 4 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या थी, कि आपकी ओल्ड पॉलिसी क्या है, आपकी न्यू पॉलिसी क्या है, आपने जो चेंज किया है वो रीज़न बताओ, चेंज का उस चेंज का रीज़न क्या है, और साथ ही उस चेंज से आपके जो प्रॉफिट है उस पर क्या इफेक्ट है, तो चेंज इन प्रॉफिट। ये 4 जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, इसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है एग्जाम्पल 3 में आपको बताया गया है। नॉर्मली बोला गया है कि अ सिंपल डिस्क्लोजर दैट अकाउंटिंग पॉलिसी हैज़ बीन चेंज इज़ नॉट मच यूज फॉर रीडर, मतलब जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है उसका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर यूज़र के लिए, पर उसका जो इफेक्ट है, मतलब जो चेंज की गई है पॉलिसी उससे जो इफेक्ट आया उसको आपको ज़रूर से डिस्क्लोज करना चाहिए, वो जो है यहाँ पर रीडर के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है जब भी उसको आप असर्टेन कर पाओ। आगे बोला गया है सपोज अ कंपनी, मतलब अब आपको एग्जांपल जो प्रॉपर एग्जांपल है वो दिया हुआ है यहाँ पर। सपोज अ कंपनी जो उन्होंने जो है स्विच ओवर किया है वेटेड एवरेज फार्मूला पर फॉर असर्टिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री के अपन वैल्यूएशन करते हैं, जो फीफो या फिर आप कोई सा वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। तो कंपनी ने क्या किया है, स्विच ओवर किया है वेटेड एवरेज फार्मूला पर, और अर्लियर उनकी प्रैक्टिस क्या थी, यानी कि पहले वो जो अप्लाई करते थे फार्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वो यूज़ करते थे फीफो वाला मेथड,
बोले गया कि इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग फीफो 2 लाख, मतलब जो है जब आप फीफो से वैल्यूएशन करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर निकल कर आता है अपने 2 लाख। पर जैसे ही आप यहाँ पर वेटेड एवरेज एप्लीकेबल करते हो और वेटेड एवरेज यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हो तो वहाँ पर उसका वैल्यूएशन निकल कर आता है 1.8 लाख। आगे बोला गया कि द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पुल डाउन द प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बाय 20,000। मतलब इस वैल्यूएशन मेथड ने क्या किया है, जो पहले आप फीफो मेथड लगाकर जो वैल्यूएशन करते थे इन्वेंट्री का, उसको इसने जो यहाँ पर 1.8 लाख से वेटेड एवरेज लगाकर कर दिया है। नॉर्मली कह सकते हैं अपन कि 2 लाख जो यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आ रहा था पहले, वो अब 1.8 लाख ही निकल कर आ रहा है। तो इससे सीधा सा आपने कितना प्रॉफिट रिड्यूस किया है, 0.20 लाख का। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पर पुल डाउन किया गया है कंपनी की तरफ से। और अब आपसे पूछा गया कि कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन फॉलोइंग मैनर, मतलब जो अपन ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखी थी वही सीधे से यहाँ पर आपको पूछी गई। रिक्वायरमेंट के जब यहाँ पर बात आएगी तो दोनों तरह के डिस्क्लोजर आपको लिखने पड़ेंगे। अब दोनों तरह के डिस्क्लोजर कौन कौन से, सबसे पहले वो 4 डिस्क्लोजर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखिए ये चारों डिस्क्लोजर, ठीक है। और एक और डिस्क्लोजर जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप फॉलो कर रहे हैं और वो मटेरियल इफेक्ट दे रहा है करंट ईयर में, करंट ईयर से रिलेटेड 2 पॉइंट थे, अगर वो असर्टेनेबल है और एक असर्टेनेबल नहीं है। और एक अपन ने देखा था कि करंट ईयर में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, पर आने वाले सालों में उसका इफेक्ट है, तो उसको जो है आपको फैक्ट के तौर पर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये 2 तरह के जो है डिस्क्लोजर आपको देने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले डिस्क्लोजर की कि 4 चीज़ें आपको इसमें शो करनी पड़ती है कि ओल्ड पॉलिसी आपकी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, और जो आपने चेंज किया उसका रीज़न क्या है, और उसका इफेक्ट प्रॉफिट पर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओल्ड पॉलिसी में इसने सबसे पहले ये रूल बताया, देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी विच इज लोअर के आधार पर अपन करते हैं। अब इसने जो यहाँ पर जो ओल्ड पॉलिसी वो इसने बताई नहीं है, आपको मेंशन जरूर करनी है अपने साथ में, ठीक है। ओल्ड पॉलिसी के बारे में इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कंपनी चेंज करने जा रही है वेटेड एवरेज मेथड पर। अब इसका रीज़न क्या दिया इन्होंने, मतलब जो अपन को रीज़न देना पड़ता है कि अपन ने पॉलिसी में चेंज क्यों किया, इन्होंने इसका रीज़न दिया है बेटर रिफ्लेक्ट कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री, ताकि इन्वेंट्री का बेटर कंजम्पशन जो है यहाँ पर पैटर्न रिफ्लेक्ट हो सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इसमें चेंज करने का रीज़न, मतलब जो चेंज करने के रीज़न के बाद अपन पॉइंट देखते हैं कि जो अपना इफेक्ट है प्रॉफिट पर वो क्या है। तो ये पॉलिसी जो अपन ने चेंज की है इससे प्रॉफिट क्या हो गया है, यहाँ पर रिड्यूस हो गया 20,000 से। और ये चीज़ अपन ने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर ली थी कि 2 लाख का यहाँ पर वो था अपने पास क्लोजिंग स्टॉक, और अभी 1.8 लाख का जो यहाँ पर अपने क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है वेटेड एवरेज से। तो इससे जो है 0.20 लाख यानी कि 20,000 का जो यहाँ पर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो इसको अपन ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो सेकंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी अपनी कि वो अमाउंट जो करंट ईयर को इफेक्ट कर रहा है और साथ ही मटेरियल भी है, तो उसको आपको अमाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पर उसका इफेक्ट अगर मटेरियल नहीं है, यानी कि मटेरियल नहीं होने का मतलब उसका अमाउंट आप असर्टेन नहीं कर सकते, तो आपको जो है उसको उसके फैक्ट को जो यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया इस वाले पैराग्राफ में। तो होप्स आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब अपन क्या देखने वाले हैं, जो अपन ने देखा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो अपने होते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं आती, अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो आपको डिस्क्लोजर उसका देना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया जो अपन ने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी देख लिया था। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 1 आता है, जो भी अपन ने पिछला एग्जाम्पल किया है, ठीक है, उस एग्जाम्पल को सिमिलर बेस बनाते हुए यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 को डिस्कस किया गया। बोला गया है कि इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31 मार्च 12 को, वो यहाँ पर फीफो मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया गया था और उसका अमाउंट निकल कर आया कितना, 1,63,000, ठीक है। ये जो वैल्यूएशन किया गया ये फीफो मेथड के अकॉर्डिंग किया गया। आगे का कंपनी क्या डिसाइड करी, कंपनी ने डिसाइड किया है ये जो फीफो मेथड है वो चेंज करने जा रही है वेटेड एवरेज मेथड पर, और उसके बेसिस पर जो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया जाएगा उसके बेसिस पर इस तारीख को अब जो है यहाँ पर सबसे पहले दी हुई अपन को क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है। फिर इसके बाद जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जिसको अपन एनआरवी बोलते हैं, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी अपन को गिवन है 1,95,000, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि अपन जो है कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर करके क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करिए, मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूँ आपको कि क्या बोला गया क्वेश्चन में, कि कंपनी पहले फीफो अप्लाई करती थी और फीफो के अकॉर्डिंग जो उनका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 1,63,000, ठीक है। और आगे बोला गया कि अब कंपनी जो है किस में चेंज करने जा रही है, यहाँ पर
इस फीफो को जो है वेटेड एवरेज मेथड में जो है चेंज करने जा रही है। और इसमें जो दो इन्फॉर्मेशन गिवन है अपन को कि एक तो कॉस्ट गिवन है और एक अपन को एनआरवी गिवन है। तो कॉस्ट है, इसमें अपन को कॉस्ट गिवन है कितनी 1,47,000 और एनआरवी यहाँ पर दी हुई है 1,95,000। तो आपको पता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर करके अपन क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करता है और यहाँ पर वैल्यूएशन निकल कर आएगा यहाँ पर इन्वेंट्री का लोअर 1,47,000 पे। अब आपको देखना है जो प्रॉफिट है उस पर इफेक्ट क्या होगा इसका। इसने जो पॉलिसी में चेंज किया फीफो से वेटेड एवरेज में, इसका इफेक्ट प्रॉफिट पर क्या होगा। तो अगर आप देखोगे कि 1,60,000 का पहले वैल्यूएशन हो रहा था, अब वो वैल्यूएशन 1,47,000 ही हो रहा है। तो सीधा सा कितना कम अमाउंट का जो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है अगर आप देखोगे तो उसका जो है डिस्क्लोजर आपको अपनी पॉलिसी में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया यहाँ पर पूछा है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होगी एज़ पर AS1। अगर AS1 बोले भी नहीं तो आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा कि ये मेथड जो है चेंज हो रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और उसके अकॉर्डिंग अपन को डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या स्टेटमेंट जो है दिया है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देख सकते हो तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो है उसी डिटेल को यहाँ पर मेंशन किया गया जो कि अभी अपन ने ऊपर देखा है, ये वाला चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कि इसका मटेरियल इफेक्ट है और वो करंट ईयर में असर्टेन कर सकते हैं तो उसका अमाउंट डिस्क्लोज करो, असर्टेन नहीं कर सकते तो फैक्ट डिस्क्लोज करो। और करंट ईयर में अगर वो मटेरियल अमाउंट नहीं है पर आने वाले सालों में हो सकता है तो उसका फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा करंट ईयर में। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर आपको और ये पैराग्राफ 1 में आपको कहा गया है। इसके बाद पैराग्राफ 2 में आपको क्या बताया गया है कि डिटेल में आपको देखिए 4 चीज़ें जो अपन ने देखी है अभी ऊपर, ये 4 जो चीज़ें अपन को डिस्कस करनी पड़ती है। सबसे पहले ओल्ड पॉलिसी बताओ, फिर नई पॉलिसी बताओ, फिर आपके जो चेंज किया है पॉलिसी में वो उसका रीज़न बता दो और उसका प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट है वो बता दो। तो सबसे पहले अपन ओल्ड पॉलिसी बताएंगे। ओल्ड पॉलिसी क्या है अपनी, ओल्ड पॉलिसी थी यहाँ पर फीफो मेथड। ठीक है, तो इसने शायद तक बता नहीं रखा है, आपको ओल्ड पॉलिसी भी लिखना है कि ओल्ड पॉलिसी यहाँ पर कंपनी फीफो मेथड लगाती थी। और फिर नई पॉलिसी क्या है, उन्होंने चेंज किया है वेटेड एवरेज मेथड पर। अब ये चेंज क्यों किया गया है इसका रीज़न आपको देना है। तो कंपनी ने इसका रीज़न क्या दिया है, बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री, ताकि इन्वेंट्री का जो है बेटर कंजम्पशन पैटर्न यहाँ पर दिखाया जा सके, इसलिए उन्होंने चेंज किया है वेटेड एवरेज मेथड में। और फोर्थ पॉइंट जो अपन को दिखाना पड़ता है कि इससे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट है, जो आपने चेंज इन पॉलिसी की है उससे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट है। तो चेंज इन पॉलिसी से क्या हो गया, अपने रिड्यूस हो गया प्रॉफिट 16,000 से। यानी अपन ने अभी देखिए कैलकुलेशन की थी कि सबसे पहले 1,63,000 पर अपना जा रहा था और अब 143 पर ही आ रहा है। तो अगर आप इसको लेस करोगे 163 को 147 में से तो 16,000 का जो यहाँ पर रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है, मतलब आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अपन देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, जगन्नाथ लिमिटेड। उन्होंने जो राइट इशू किए थे 2022 में और ऑफर डॉक्यूमेंट में उन्होंने अपने मेंबर्स को क्या बताया था कि उनके पास प्रोजेक्टेड सरप्लस होगा 40 करोड़ का ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 12 को। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया देखिए, जो ड्राफ्ट रिजल्ट थे जो बनाए जाते हैं उसको प्रिपेयर किए गए और अभी तक मतलब अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब पर अपन ने ड्राफ्ट रिजल्ट बनाए हैं। और हियर टू का मतलब होता है अब तक। ठीक है, तो अब तक की जो भी यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज थी उसको देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ड्राफ्ट रिजल्ट बनाया और वो जो है यहाँ पर क्या सिचुएशन प्रेजेंट करे कि कंपनी का जो यहाँ पर डेफिसिट होगा 10 करोड़ का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर जो MD होता है उससे कंसल्टेंट करके यहाँ पर फॉलोइंग डिसीजन लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला बोला गया है कि जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का वो पहले वर्क कॉस्ट पर किया जाता था और उसकी जगह पर अब क्या होने वाला है यहाँ पर, सॉरी, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है वो वर्क कॉस्ट पर किया जाएगा, जो कि पहले कहाँ तक हो रहा था, प्राइम कॉस्ट पर। मतलब सीधा से कहने का मतलब है पहले प्राइम कॉस्ट पर जो यहाँ पर वैल्यूएशन हो रहा था इन्वेंट्री का और उसकी जगह जो है वर्क कॉस्ट पर अपन को वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का। और प्राइम कॉस्ट पर जो वैल्यूएशन हो रहा था उसके हिसाब से 30 करोड़ का जो अमाउंट निकल कर आ रहा था और वर्क कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पर 50 करोड़ का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंट्री का निकल कर आएगा। ठीक है, इससे अपन को क्या पता चलता है कि पहले 30 करोड़ इन्वेंट्री शो हो रही थी, अब 50 करोड़ हो रही है। तो सीधा सा जो प्रॉफिट बढ़ चुका है अपने वो कितने से बढ़ चुका है, 20 करोड़ से। ठीक है, तो अपन को वही 4 चीज़ें बतानी डिस्क्लोजर में, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट का जो है आपको मैं जो है सॉल्यूशन बताते चलूँगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो नॉर्मली अपन ने 4 चीज़ें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में देखी कि पॉलिसी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अगर उसका इफेक्ट करंट पीरियड में है
और मटेरियल है तो उसको अमाउंट वाइज डिस्क्लोज करो, ठीक है। और अमाउंट सर्टेनेबल नहीं है तो उसका जो है फैक्ट डिस्क्लोज करो, ठीक है। आगे बोला गया कि वो जो करंट ईयर में इफेक्ट नहीं देता पर आने वाले सालों में दे सकता है तो उसका भी फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना होता है। इसके बाद जो है वही नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है 50 करोड़ से 30 करोड़ पर जा रहा है, इसका जो है आपको सबसे पहले इफेक्ट बताना है। तो सबसे पहले ओल्ड पॉलिसी अपनी क्या थी कि अपन प्राइम कॉस्ट के हिसाब से उसको वैल्यू करते थे। नई पॉलिसी में आप बताओगे कि आप वर्क कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन करते हो। थर्ड, चेंज इन पॉलिसी आपने क्यों की, ताकि बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ इन्वेंट्री आप दिखा सको, ठीक है। पहले सॉल्यूशन को बाद में चेक कराऊंगा, मैं पहले 4 पॉइंट बता देता हूँ आपको। तो 3 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। 4th पॉइंट में अपन देखेंगे प्रॉफिट पर कितना इंपैक्ट आता है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा 20 CR से। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप क्या बताओगे कि बोला गया कि प्रोवाइड फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में आपको परमानेंट गिरावट देखने को मिली। और बोला गया विच हैड बीन टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, जो पास्ट 5 ईयर्स से जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। और बोला गया कि अमाउंट ऑफ प्रोविज़न जो है आपको बनाना है 10 करोड़ का। अब देखिए जब भी आप प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोविज़न आप बनाते हो और उसको एज अ एक्सपेंस P&L के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसका मतलब आपके एक्सपेंस जो है क्या हो गए, बढ़ गए हैं। और इससे आपका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा, तो आपका प्रॉफिट जो है सीधा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 10 करोड़ का जो आपने प्रोविज़न बनाया है, इससे आपका प्रॉफिट भी 10 करोड़ से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। 2 इन्फॉर्मेशन अपन देखिए, यहाँ पर 20 CR का प्रॉफिट बढ़ रहा था और यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 CR का प्रॉफिट लेस हो रहा था, ठीक है। तो इसी को आपको जो है सॉल्यूशन में कंक्लूजन के तौर पर दिखाना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि फैक्ट्री कॉस्ट में पहले कर रहे थे, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट में अब अपन वैल्यूएशन करने जा रहे हैं और पहले जो है प्राइम कॉस्ट के हिसाब से अपन वैल्यूएशन करते थे। ओल्ड पॉलिसी बताओ, न्यू पॉलिसी बताओ, फिर उसका चेंज का रीज़न बताओ, ठीक है। और फिर जो है फोर्थ आपको जो प्रॉफिट पर इफेक्ट आया वो आपको बताना है। 20 करोड़ से यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया था। और सेकंड वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी, फिर उसका रीज़न आपको देना और उससे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा। तो प्रॉफिट पर इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर जो प्रॉफिट है रिड्यूस हो रहा है 10 CR से, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पूरा यहाँ पर डिस्क्लोजर वगैरह रिक्वायरमेंट देख लिए और इलस्ट्रेशन सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, कई बार आपके पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 में मैं आपको समअप कर देता हूँ, इसने बोला क्या क्वेश्चन में। सबसे पहले एक XYZ कंपनी है, ठीक है, वो एंगेज है फाइनेंशियल सर्विस में और उसकी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि कंपनी लिक्विडेट हो सकती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी आ चुकी है। आगे बोला गया है कि कंपनी के कुछ एसेट जो है यहाँ पर वो ब्लॉक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है पेटिशन जो है या फिर क्लेम बोल सकते हैं वो जो है फाइल किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया कि कंपनी ने कुछ जो है लोन वगैरह लिए होंगे एसेट को गिरवी रखकर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पर क्लेम चल रहे हैं कि उन एसेट्स को जो है जब्त कर लिया जाएगा और कुछ एसेट जो यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, जिससे वो यहाँ पर उनको बेच नहीं सकती है। आगे बोला गया कि XYZ ने एक्सेप्ट किया ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कंपनी ऐसे सोच रही है कि ICD एक्सेप्ट करके अपन जो भी एफर्ट्स है यानी कि जो भी ड्यूज़ है अपने उनको पे करने के एफर्ट्स कर ले, ठीक है। अब ICD लेने के बाद भी जो है कुछ पेमेंट जो यहाँ पर ड्यू डेट पे होने हैं वो वहाँ तक जो है पेमेंट नहीं हो पाए और फिर जो है ड्यू डेट से जितना भी आगे पेमेंट जाता है तो आपको पता है उस पर इंटरेस्ट तो लगना ही है, क्योंकि ड्यू डेट पर अगर आप कोई भी चीज़ पे नहीं करते हो तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट बढ़ता ही रहता है जब तक आप उसको पे नहीं कर देते, ठीक है। तो वही चीज़ कंपनी के साथ हुई, कंपनी ने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया तो जिससे जो इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करना था वो जो यहाँ पर बढ़ता ही गया। तो कंपनी ने ड्यू डेट तक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, जो भी पॉसिबल लॉस होते हैं वो आपको जो है रिकॉर्ड करनी चाहिए, वो चीज़ अपने यहाँ पर रिलेट करिए। आगे बोलेगी कि नॉन प्रोविज़न जो कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया और इससे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, देखिए अब आगे जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको अपना सॉल्यूशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है उसमें बताया गया कि इस अमाउंट में यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, मतलब ये जो यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह की मांग कर रहे हैं ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करने से, तो इसमें अनसर्टेनिटी यहाँ पर जताइए और कोई भी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन भी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। तो कंपनी क्या बोल रही है कि ये क्लेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करिए। कौन सा क्लेम, जो उसको इंटरेस्ट देना था और साथ ही प्रिंसिपल वगैरह उसको पे करना था। और उन्होंने क्या बोला है अब आगे कि P&L में डिस्क्लोज करने के बजाय वो नोट्स टू अकाउंट्स के माध्यम से इसको डिस्क्लोज करेगी, ठीक है। तो कंपनी ने
अपन को क्या बताना है, ये ट्रीटमेंट जो कंपनी ने किया है वो सही है या फिर गलत है। तो कंपनी ने क्या क्या वायोलेशन किया है यहाँ पर, किस किस जो अपने अकाउंटिंग अजम्पशन देखे थे, पॉलिसी देखी थी, उनमें से किस किस चीज़ का जो यहाँ पर वायोलेशन हुआ है। तो सबसे पहली बात तो जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अपन लगाता है कि पॉसिबल लॉस जो भी होने वाले आपके फ्यूचर में आने वाले, तो पॉसिबल लॉस को जो आपको रिकॉर्ड करना होता है। और कंपनी ने जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, आप ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन देखोगे कि कंपनी ने जो है कोई भी यहाँ पर पॉसिबल लॉस जो है यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। और कंपनी क्या सोच रही है, ये तो अनसर्टेन अमाउंट है, इसको हम क्यों रिकॉर्ड करें। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक तो पहला प्रूडेंस का वायलेशन हो जाता है यहाँ पर। और सेकंड जो ओवरड्यू इंटरेस्ट था, जो यहाँ पर आईसीडी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करने से जो इंटरेस्ट बन रहा था, साथ ही जो प्रिंसिपल उन्होंने पे नहीं किया था, तो उससे रिलेटेड जो है कोई भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर बताता है कि अगर आप जो भी जिस साल का भी खर्चा है उस साल का रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको। पर कंपनी ने इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया था, बल्कि वो तो नोट्स टू अकाउंट्स में उसको दिखा रही थी। तो ये हो जाता है अपने वायलेशन ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वायलेट हुए हैं, सबसे पहला प्रूडेंस और दूसरा यहाँ पर जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है अपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन को नॉर्मल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे पहले जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एक्रूअल कॉन्सेप्ट का वायलेशन हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा। और सेकंड में जो आपके प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट जो वायलेट हुआ है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन जो भी बचा कुछ है यानी कि एमसीक्यू जो है और उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो कवर कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको ट्रिक दी थी MPS, जिसमें मैंने बताया था मटेरियलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो इन तीनों में से जो है देख लीजिए कौन कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो बी यहाँ पर कंपेरेबिलिटी जो यहाँ पर कवर नहीं कर रहा है इन जो अपन ने देखा था मेजर कंसिडरेशन इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बी वाला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। और इसके आगे बोला गया कि अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बाय डिफरेंट कंपनीज जो कि ऑपरेट करती है सेम इंडस्ट्री में, तो वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी आप अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी लेते हो और सेम इंडस्ट्री आपकी, तो उससे जो है अकाउंट से कंपेरेबिलिटी जो उनकी कंपेरेबिलिटी है वो यहाँ पर इफेक्टेड हो जाती है। मतलब एक के अकाउंट्स को जो दूसरे अकाउंट से कंपेयर करना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट आप यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला अगर आप पॉइंट देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट in relation to disclosure to be made in financial statements after making any change in the accounting policy। मतलब जो आपने चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी में, कौन सा डिस्क्लोजर यहाँ पर करेक्ट नहीं है। सबसे पहला बोला गया इसी में कि एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज़ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, आगे बोला गया कि द अमाउंट बाय विच एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज और शुड बी डिस्क्लोज जो एक्सेट जितना भी एक्सटेंट तक वो असर्टेनेबल है, वेर एज सच अमाउंट इज़ नॉट असर्टेनेबल। मतलब जो अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते आप उसको जो है होल या फिर पार्ट में आपको फैक्ट उसके डिस्क्लोज करने में। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है। ये पॉइंट बोला गया यहाँ पर इफ़ अ चेंज मेड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ नो मटेरियल इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ये बात कब की है, करंट पीरियड की, बट विच हैज़ रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड। जो कि थर्ड वाला अपन ने बाइफर्केशन किया था जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी वाला अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, तो वो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर बोला गया कि जिसका मटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में तो नहीं है पर लेटर ईयर में हो सकता है, उसका जो है यहाँ पर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सीधा सा 3 आंसर सही है, तो हो सकता है इसका आंसर डी हो। तो डी आंसर में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर गलत का है। इफ़ अ चेंज मेड इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन करंट पीरियड और जो है रीजनेबली एक्सपेक्टेड है मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड्स, मतलब वही सेम पॉइंट बोला गया। आगे बोला गया कि द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज ओनली इन लेटर पीरियड्स। अब देखिए ये बात यहाँ पर गलत की गई है, क्योंकि अपन उसका इफेक्ट लेटर पीरियड्स में नहीं दिखाते, उसका इफेक्ट अपन को करंट पीरियड में ही दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया, आप जो एक बार कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से जो मैंने बताया वो आप जाकर जरूर से देखिएगा। उसके बाद जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है दो आपके बात किए गए। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था गोइंग CA से रिलेटेड जो इसकी ट्रिक दी थी, गोइंग जो कंपेयर जो अपन ने 3 चीज़ें देखी थी। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न वाला, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट में अपन ने देखा था AS1
क्या प्रेस्क्राइब करता है, मैनर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जिसको फॉलो कर रहे हो और उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आती है। तो वो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अभी अपन ने चार्ट देखा था, 3 तरह में आपको उसको बांटना है। वो करंट ईयर अभी जो भी अपन ने देखा था वो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो 6 पॉइंट आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, ऑल्सो गिवन रीजन फॉर, मतलब अपने आंसर का अपन को रिविजन भी देना है। सबसे पहले बात की गई है कि सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually specified stated because their acceptance and use are not assumed. तो यहाँ पर ये बात जो की गई है कि आप जो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption लेते हो वो इसलिए लेते हो क्योंकि उससे रिलेटेड जो एक्सेप्टेंस और यूज़ है वो अज्यूम नहीं की गई। तो ये बिल्कुल गलत है। उससे रिलेटेड अजम्पशन ही जब बनती है जब अपन उनको अज्यूम करते हैं। तो अगर वो अज्यूम होंगे तभी तो वो अजम्पशन कहलाएगी। पर इसने उल्टी बात की और अब आप उसको अज्यूम नहीं करते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको गलत बता देना है और उससे रिलेटेड रीज़न लिख दे कि अपन उसको अज्यूम करते हैं इसलिए वो अजम्पशन कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला गया, इफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर नॉट फॉलोड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इस कंडीशन में तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। जब भी अपन फॉलो नहीं कर रहे होते तो उस सिचुएशन में यहाँ पर अपन को डिस्क्लोज करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट बोला गया, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही कही है या गलत बताई, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 चीज़ यहाँ पर बताएगी, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मल्टीपल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, बिल्कुल सही है। वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज, जो असर्टेनेबल नहीं है उसको होली और इन पार्ट फैक्ट, मतलब जो है उसको होली या फिर पार्ट में उसका फैक्ट जो है नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं करना। तो ये बिल्कुल गलत यहाँ पर का है। उसको तो अपन को डिस्क्लोज करना पड़ता है बल्कि, ठीक है। ऐसा पार्ट जो अपन असर्टेन नहीं कर सकते उसका तो आप फैक्ट तो डिस्क्लोज करोगे ही, ठीक है। तो इसने उल्टी बात कही है तो इसलिए अपन इसको फॉल्स कहेंगे और सही सीधा सीधा स्टेटमेंट अपन को लिख देना कि उससे रिलेटेड अपन फैक्ट डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये अपन को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो लास्ट जो आपके AS1 से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है कि ये एग्जांपल ऑफ एरिया जहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट तो करते हो पर डिफरेंट हो सकती है वो एंटरप्राइजेज से, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों होती है। और वुड देयर एनी बी एडवर्स इम्पैक्ट ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट पॉलिसी, क्या इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इफ़ यस हाउ, जस्ट जो AS1 है वो कैसे एड्रेस करता है ऐसे इशू को, वो आपको बताना है। तो देखिए इससे रिलेटेड मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट बता रखा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करते हो, वैसे तो आप कर सकते हो क्योंकि हर एक जो एंटिटी है उस पर एक अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेबल हो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी कंडीशंस को देखकर अपनी जो एंटिटी यहाँ पर पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो अलग अलग हो सकती है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि फीफो मेथड कंपनी एक यूज़ करिए, एक यूज़ करिए वेटेड एवरेज। तो ऐसा तो फ्री है चूज़ करने में, क्योंकि चूज़ कर अलग अलग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चूज़ की जा सकती है, ताकि बस उनको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू जो है बताने चाहिए, साथ ही बैलेंस शीट जो यहाँ पर और प्रॉफिट एंड लॉस जो है सही यहाँ पर बताने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन प्रॉफिट या लॉस देखते हैं और बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर व्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर प्रॉपरली प्रेजेंट हो रही है तो आप जो है अलग अलग चूज़ कर सकते हो। और उसने पूछा था इसकी रेमेडी क्या है, तो अलग अलग डिफरेंट जो पॉलिसी आप अडॉप्ट करो उसकी रेमेडी ये है कि इस लॉस को मिटिगेट करने के लिए जो है आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देनी होगी। और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या करती है, जो भी यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि इनने डिफरेंट पॉलिसी यहाँ पर अडॉप्ट की है और उसका जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 7th वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा और इस तरह से AS1 भी पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो होप सो आपको ये वीडियो भी समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगला AS आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।